से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान एक वर्ड की ओर कंसंट्रेट करना चाहूँगा और वह वर्ड है एथिक्स। तो आपने देखा होगा कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि आप लैब में जो प्रैक्टिकल करते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं, यानी कि इन सिलिको स्टडी की जाती है। क्यों नहीं डायरेक्ट हमने रैट या जो भी गिनिया पिग लिया उसे डायरेक्ट लैब में हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि हमारी ये एथिक्स के अगेंस्ट है। आखिरकार ये एथिक्स है क्या? एथिक्स का अगर हम इंग्लिश टू हिंदी शाब्दिक अर्थ देखें तो वह कहता है आचार विचार या फिर नीति शास्त्र। और यही एथिक्स समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही एथिक्स एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़े रखती है। जिस प्रकार ये एथिक्स का ज़रूरत हमारे को समाज में है, उसी प्रकार हमें मेडिकल प्रोफेशन या फिर अपने प्रोफेशन फार्मेसी का प्रोफेशन या फिर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी में हमारे को इन एथिक्स की ज़रूरत है। तो डेफिनेशन जाने तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल विच हेल्प्स टू डिसाइड एज व्हाट इज द राइट कोड ऑफ कंडक्ट और व्हाट इज द रोड ऑफ बैड कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि एक विज्ञान मॉरल प्रिंसिपल का जो हमें उचित या फिर अनुचित का ज्ञान दे, वही है एथिक्स। और जो ये एथिक्स है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के बंदों द्वारा फॉलो करने के लिए। जैसे कि अगर मेडिकल प्रोफेशन के बंदे हैं तो मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए ही अपने एथिक्स बनाएंगे कि हमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। अगर फार्मेसी प्रोफेशन के लिए तो पीसीआई हमारे फार्मासिस्ट के लिए ही फॉर्मुलेट करेगी कि हमें ऐसे एथिक्स फॉलो करने हैं और ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल है मेम्बर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। तो सिंपलेस्ट सबसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल किसी डॉक्टर के पास खून से लथपथ, खून से लहूलुहान आता है, तो वह अगर इलाज करने से मना कर देता है डॉक्टर, तो वह उसकी एथिक्स के अगेंस्ट है। हालांकि उसे इलाज ज़रूर करना चाहिए, मगर ऐसा कभी होता नहीं कि वो इलाज करे, क्योंकि वह डॉक्टर क्यों चाहेगा कि वह पुलिस के झमेले में पड़े, इसलिए वह इलाज नहीं करेगा। हालांकि यह चीज़ उसके एथिक्स के अगेंस्ट है, फिर वह कुछ बहाना मार कर वह इलाज नहीं करेगा उस क्रिमिनल का जो कि खून से लथपथ था। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या है लॉ और एथिक्स में। ये पर्सन का जो बिहेवियर है समाज में दो तरीक़ों से गवर्न होता है। पहला है गवर्नमेंट, इनकी लॉ, और दूसरा है एथिक्स जिसमें सोसाइटी हमारे गवर्न करती बिहेवियर। अगर हम लॉ ब्रेक करेंगे तो सज़ा का प्रावधान भी है, और क्योंकि जुडिशरी सिस्टम बने हुए हैं तो हमें जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी या फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर हम उस लॉ को ब्रेक करेंगे। मगर एथिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सोसाइटी द्वारा गवर्न किया जाता है, इसलिए इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए आपकी एक मेडिसिन की शॉप है और एक पेशेंट आता है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेकर। वो कहता है कि उसे केवल एक ही मेडिसिन चाहिए, परंतु उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में 4 से ज़्यादा मेडिसिन है। अगर आप उस पेशेंट को एक मेडिसिन जो वो चाह रहा है अगर दे दें फिर तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो यह चीज़ लीगली तो डिफेंडेबल है बट एथिकली नहीं, क्योंकि ये एथिक्स में आता है हमारी। और दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अगर आप एक सड़क क्रॉस करना चाह रहे हैं और सामने है ट्रैफिक लाइट और रेड सिग्नल है। अगर सामने कानून के रखवाले यानी कि पुलिस वाले नहीं हैं फिर तो बात ठीक है, आप वेट करेंगे, जब ग्रीन सिग्नल होगा तभी आगे बढ़ेंगे। अगर रेड लाइट होने के बावजूद भी वहाँ सामने पुलिस वाला नहीं है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ बंद है, आपको पूरी छूट है, वहाँ हमारी एथिक्स काम आएगी कि हमें रोड क्रॉस करें या फिर नहीं करें। क्योंकि हमारी ये जो एथिक्स है दिमाग कॉन्शियस से उत्पन्न होती है। कॉन्शियस यानी कि वह चीज़ जो हमें यह चीज़ तय करने में मदद करती है कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारा लॉ ये ज़रूर कहेगा कि किसी को इंजरी मत पहुंचाइए या किसी का मर्डर मत कीजिए, बट हमारा लॉ यह भी नहीं कहेगा कि किसी की मदद कीजिए, क्योंकि यह सब चीज़ें एथिक्स के अंदर आती हैं। सिमिलरली अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर देखें, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फार्मासिस्ट को ये एक चीज़ से रोकेगा कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स को ना बेचे, मगर डीएनसी एक्ट ये भी नहीं कहेगा कि आप कट थ्रोट कंपटीशन में सस्ता बेचिए ताकि अपनी सेल बूस्ट होए। ये सब हमारी एथिक्स के अंदर आता है। और एथिक्स का क्या है रोल? एथिक्स हमारे माइंड के कॉन्शियस से उत्पन्न होता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेटेड बाय द पीसीआई फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट दैट हाउ he or she conduct himself to the patient, general public, co-professionalist and the member of medical and the health profession। यानी कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो पीसीआई द्वारा फॉर्मुलेट किए गए हैं इंडियन फार्मासिस्ट का मार्गदर्शन करने के लिए कि कैसे उसे बिहेवियर अपना
शो करना चाहिए, एक फार्मासिस्ट का दूसरे फार्मासिस्ट के प्रति, एक फार्मासिस्ट का मेडिकल प्रोफेशन के प्रति, एक फार्मासिस्ट का उसके पेशेंट के प्रति, कि क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए। इसलिए ये कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेट करे हैं इंडियन PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। डेफिनेशन से अगले इंट्रोडक्शन की ओर बढ़े। देखिए डेफिनेशन है, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ नॉट बीइंग अ कैरियर और लाइवलीहुड ओनली, बट इट इज़ आल्सो एन एटीट्यूड ऑफ सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ सफरिंग ह्यूमन फ्रॉम वेरियस इलनेस। ये कहना चाह रहा है कि प्रोफेशन जो फार्मेसी का है, रोजी रोटी तो हमें लेकर देता ही है फार्मेसी का प्रोफेशन, साथ ही साथ ये सेवा के उद्देश्य से भी किया जाता है, ताकि जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से उन्हें ठीक किया जाए। इसलिए एथिक्स को फॉर्मुलेट किया गया फार्मासिस्ट के लिए अंडर वेरियस सब हेडिंग्स। पहला है इन रिलेशन टू जॉब, इन रिलेशन टू ट्रेड, इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, इन रिलेशन टू प्रोफेशन। यानी कि अगर वो फार्मेसी का प्रोफेशन कर रहा है तो जॉब में उसे क्या क्या फॉलो करनी है एथिक्स, अपने अगर बिजनेस कर रहा है तो ट्रेड में क्या उसे एथिक्स फॉलो करनी है, और अगर मेडिकल प्रोफेशन के साथ डील कर रहा है तो कौन से एथिक्स फॉलो करने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फार्मासिस्ट रिलेशन टू जॉब के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, सेकंड है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, थर्ड है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फोर्थ है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, और फिफ्थ है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। ये देखते हैं इन्हें डिटेल में। पहला कहते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू जॉब, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। When the premises are registered legally for a pharmacy and opened as a pharmacy, pharmaceutical service should be provided to the public। यानी कि जिस काम के लिए हमारी फार्मेसी शॉप बनी है वह चीज़ें उसे प्रोवाइड होनी चाहिए पेशेंट को। कॉमन मेडिसिन अगर कोई पेशेंट डिमांड कर रहा है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन या फिर कोई भी मेडिसिन जो उसकी डिमांड है उसे पूरी करनी चाहिए। या फिर अगर कोई इंजरी होगी है सामने या फिर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उस टाइम एमरजेंसी सर्विसेज को फर्निश करना भी फार्मासिस्ट का काम है। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में ये आते हैं कि अगर हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पे दवा तैयार कर रहे हैं तो ऐसा भी ना हो कि दवा में कोई बाहर से कंटेमिनेशन, बाहर से कोई इम्प्योरिटी आ जाए, और इट शुड बी इम्प्योरिटी फ्री। और प्रीमिसेस को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि फार्मेसी का काम हो रहा है। कहीं ऐसा भी ना हो कि कई बार जैसे आपने देखा है कि कई लोग मंजे पर ही घर में फार्मेसी की दुकान चला रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, इट शुड बी क्लियर टू द पब्लिक दैट फार्मेसी शुड बी कैरिड आउट इन एस्टेब्लिशमेंट ओनली। और लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि इसी जगह केवल फार्मेसी की प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि अगर पूरा प्रॉपर पोस्टर साइजेस, अवेयरनेस, ड्रग के एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ लगा होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जब डॉक्टर द्वारा दिया गया पर्चा पेशेंट जब आपको देगा तो उस पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक्सप्रेशन दें कि ऐसा कैसे हो गया पॉसिबल, एस्टोनिशमेंट के एक्सप्रेशन दें या फिर हैरानी के एक्सप्रेशन दें हम, क्योंकि ये चीज़ पर्सन में जो पेशेंट में एंग्जाइटी कॉज कर सकती है और उनका जो फेथ बना हुआ है फिजिशियन के प्रति वो भी डगमगा सकती है। दूसरा पॉइंट है फार्मासिस्ट हैव नो पावर टू एडिट, ओमिट और सब्सटीट्यूट एनी इंग्रेडिएंट और अल्टर द कंपोजिशन विदाउट द कंसेंट ऑफ डॉक्टर। अब ऐसा भी ना हो कि अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे को साथ में रैशेज़ या कुछ भी नॉर्मल मेडिसिन के साथ हो रहा है तो आप उसमें वो वाली दवा हटा दें, वो बिना डॉक्टर की सहमति के नहीं हो सकता। और जो भी अगर पेशेंट क्वेश्चन पूछे तो उसे आराम से उसे आंसर दिया चाहिए विदाउट कॉशन एंड केयर। लास्ट है हैंडलिंग ऑफ ड्रग। फोर्थ पॉइंट है हमारा हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। ऑल द पॉसिबल केयर शुड बी टेकन टू डिस्पेंस द प्रिस्क्रिप्शन करेक्टली, यानी कि दवा को सावधानी से पढ़ते हुए डिस्पेंस करना है पेशेंट को। जो हम इंग्रेडिएंट अगर उस टाइम दवा तैयार कर रहे हैं उसमें वेइंग, मेजरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट शुड बी डन इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर उसमें लिखा हुआ कि 10 ग्राम आपको देना है तो 10 ग्राम ही होना चाहिए, 10 से 11 ना हो। और थर्ड पॉइंट है ड्रग एंड मेडिसिन शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो मेडिसिन फार्मासिस्ट पेशेंट को डिस्पेंस करेगा वो मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कई कलर्ड कोटी मिस ब्रांडेड ड्रग्स दे या फिर पुरानी एक्सपायर्ड ड्रग दे दे। सुपीरियर सब स्टैंडर्ड एंड एथिकल ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड। देखिए सुपीरियर सब स्टैंडर्ड एंड एथिकल ड्रग बिल्कुल नहीं टॉलरेबल है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अप्रेंटिस कहने का मतलब जो फार्मासिस्ट अभी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फार्मासिस्ट शुड कीप अ चेक दैट ट्रेनीज आर गिवन फुल फैसिलिटी फॉर देयर वर्क।
जो बच्चा या फिर जो भी ट्रेनर सीखने आया है फार्मासिस्ट के अंदर, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग लेने आया है, उसे पूरी फैसिलिटी सहूलतें देनी चाहिए पूरी, ताकि ट्रेनिंग के बाद उसे पूरी नॉलेज हो, ताकि वो किसी पे डिपेंडेबल ना हो, इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट बन सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक उस जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको सेटिस्फेक्शन ना हो, तब तक उसे सर्टिफिकेट नहीं देना है ट्रेनिंग का। अगली आती है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड। अगर फार्मासिस्ट जो भी बिज़नेस कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रेड के माते क्या क्या फॉलो करनी है, एथिक्स क्या क्या है, उसमें ए पॉइंट है हमारा प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सी है परचेज ऑफ ड्रग्स, डी हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, ई एडवर्टीजिंग एंड डिस्प्लेज। अगर फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फेयर स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर। फेयर प्राइस शुड बी चार्ज बाय द कस्टमर कीपिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेडिसिन सप्लाइड। अब ऐसा भी ना हो कि उन्होंने 10 रुपये की मेडिसिन ली और आप 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर फेयर प्राइस जितना है उसका प्राइस, असली प्राइस है वही चार्ज करना है कस्टमर के। दूसरा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बूस्ट देयर सेल बाय कट थ्रोट कंपटीशन बाय ऑफरिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग और नोइंग द charging lower prices for the medicine than those charged by the fellow pharmacist or any kind of allurement to the patronizer। ऐसा भी ना हो क्योंकि आप अपनी सेल को बूस्ट अप करने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाएं कि एक एस्प्रिन के पत्ते के साथ एक एस्प्रिन का पत्ता फ्री। आपको जानबूझ कर कि आपको पता भी है आपका जो दूसरे फार्मासिस्ट है, दूसरी मेडिसिन की शॉप है, वो इसी असली प्राइस इसकी 10 रुपये ही है, मगर आप 10 रुपये में एक पत्ते के साथ दूसरा पत्ता फ्री देने लगे, तो यह ऐसा भी नहीं करना है। अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, परचेज ऑफ ड्रग। अगर हम अपनी परचेज जहाँ से दवा ले रहे हैं उसका जेन्युइन और रेपुटेबल सोर्सेज से लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी अननोन थर्ड पार्टी परचेज़र से अपनी ड्रग्स लें, और वही हमारी जो पेशेंट के लिए हानिकारक होगी। और लास्ट पॉइंट है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स। अब हॉकिंग ऑफ ड्रग्स में ये चीज़ें आती हैं कि ऐसा भी ना हो कि फार्मासिस्ट घर घर जाकर दवाइयाँ दे रहा है फेरी वाले की तरह, क्योंकि ऐसा करने से जो पेशेंट के हेल्थ को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन होगी तो टॉक्सिसिटी जनरेट होगी जिससे अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसलिए हॉकिंग ऑन ड्रग इज़ नॉट टॉलरेबल। फिफ्थ पॉइंट आता है एडवर्टीजिंग एंड डिस्प्लेज। नो डिस्प्ले मटीरियल शुड बी यूज बाय द फार्मासिस्ट इन देयर प्रीमिसेस विच कंटेन द फ्लोइंग। यानी कि जो फार्मासिस्ट की दुकान चला रहा है उस पर ऐसा कोई पोस्टर नहीं होना चाहिए जिसमें कि आप इलाज कराइए नहीं तो आपका पैसा 10 दिन में पैसा वापस दे दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, या फिर गारंटी ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। ऐसा भी ना हो कि आप ये दवाई लीजिए आपको पक्का असर मिलेगा 101%। और प्राइस और कंपटीशन और सिमिलर स्कीम, ऐसा भी ना हो कि एक दवा, ये वाली दवाई लीजिए आपको इसके साथ कार फ्री मिलेगी या फिर कुछ भी कैश प्राइस मिलेगा। और ऐसा भी ना हो कि एनी रेफरेंस टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और हॉस्पिटल यूज़ ऑफ वर्ड डॉक्टर विद एनी प्रिपरेशन। किसी मेडिसिन प्रिपरेशन के साथ आप डॉक्टर वर्ड का इस्तेमाल करें ताकि पेशेंट इजीली अट्रैक्ट होए और उसे ख़रीद ले। लास्ट हेडिंग के बढ़े थे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। इनके अगर फार्मासिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ बातचीत कर रहा है तो उन्हें रोज़ का काम कर रहा है तो उसका क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए। लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें हमारा ये आएगा कि डॉक्टर का काम है पेशेंट को डिजीज़ को डायग्नोज करना और उसे देखना कि कौन सी बीमारी है और दवा प्रिस्क्राइब करना। दवाई डिस्पेंस करने का काम हमारा फार्मासिस्ट का है। ऐसा भी ना हो कि हमारा जो डॉक्टर ही सब कुछ काम कर रहा है कंपाउंडर के थ्रू, दवा भी वह दे रहा है, प्रिस्क्राइब भी वही कर रहा है, दवा भी डिस्पेंस भी वही कर रहा है। और ऐसा भी ना हो कि फार्मासिस्ट अपने जो पेशेंट को डायग्नोज करे डिजीज़ को। अगला है क्लैंडिस्टीन अरेंजमेंट। क्लैंडिस्टीन सीक्रेट और इलीगल, गैर कानूनी। और ऐसा भी ना हो कि फार्मासिस्ट जो है सीक्रेट अरेंजमेंट कॉन्टैक्ट विद द फिजिशियन टू ऑफर हिम कमीशन बाय रिकमेंडिंग हिम डिस्पेंसरी, कि कहीं डॉक्टर या डिस्पेंसरी को वो कमीशन ऑफ़र करे कि आप मेरी फार्मासिस्ट की शॉप को सजेस्ट करना है पेशेंट का, जो भी आएगा 10% आपका 20% मेरा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है लाइशन विद द पब्लिक। फार्मासिस्ट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मेडिकल प्रोफेशन एंड द पब्लिक। फार्मासिस्ट देखिए बीच की कड़ी है पेशेंट और डॉक्टर की,
उसे आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या क्या हो रहा है, अलग अलग बुक्स पढ़कर, जर्नल पढ़कर, मैगजीन पढ़कर, सो दैट ही कैन एडवाइज द फिजिशियन द फार्मास्यूटिकल मैटर, ताकि वो फिजिशियन को गाइड कर सके कि कौन सी मेडिसिन का ये डोजेज फॉर्म डेवलप हो गई है तो आप ये प्रिस्क्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप पब्लिक को भी एजुकेट कर सकें, इसलिए अप टू डेट रखनी है अपने नॉलेज, वो हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री लाइफ। सो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई किया था। तो आप फ्यूचर में अगर कंसेप्ट ओरिएंटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।